हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। और ये इस सीरीज़ का 7th पार्ट है। तो 6th पार्ट में हम लोगों ने देखा था अबाउट द कॉलिजन थ्योरी, और उसमें हमने कहा था कि जो इफ़ेक्टिव कॉलिजन है वही क्या करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, राइट। और इफ़ेक्टिव कॉलिजन के लिए हमने दो कंडीशन बताई थी, दैट एनर्जी बैरियर और दूसरा था आपका ओरिएंटेशन बैरियर। इसके बाद जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें हमने देखा था कि जो रिएक्शन का रेट है वो जनरली बढ़ जाता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसी एक फैक्टर को हम थोड़ा डिटेल में इस समय देखने वाले हैं। तो डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन टेम्परेचर, जनरली हमको क्या पता है कि जो रिएक्शन का रेट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो जो रिएक्शन का रेट है वो भी बढ़ता है। इसमें एक और फैक्टर है कि एक और फैक्टर का मतलब एक एडिशनल चीज़ यहाँ पर है कि जब रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हुए अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जो रिएक्शन का रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ये बड़े ध्यान देने की बात है। इसका मतलब है T डिग्री सेल्सियस पे जो रेट कांस्टेंट है या जो रेट है, और T+10 हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, T+10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट कांस्टेंट है, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आता है, और इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो सीधी सीधी बात है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज व्हाट? It is the ratio of rate constant of reaction at T+10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए आप 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो क्या होगा, लगभग 2 आएगा। ऐसे ही अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस में जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है उसका रेशियो निकालेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 2 आएगा। अब हम ये समझने वाले हैं या ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल क्यों हो जा रहा है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, रेट को हम जनरली हमने कॉलिजन थ्योरी में क्या कहा, जो रेट है वो है F इंटू जेड, और आपको पता है F क्या है, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन एंड Z इज़ द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जब रेट इंक्रीज हो रहा है, और रेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, वन इज F एंड वन इज Z। F मैंने आपको बताया इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और Z मैंने आपको बताया इट इज़ द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये दोनों चीज़ें बढ़ जाएं या इन दोनों में से एक बढ़े, यही पॉसिबिलिटी है, तभी जाके रेट बढ़ेगा, राइट। जैसे 4 इंटू 2 होता है आपका 8, अगर आप दोनों को बढ़ा दो, इसको मैं 8 कर दूं, इसको 4 कर दूं, तो ये 32 हो जाएगा, राइट। या मैं किसी एक को बढ़ा दूं 4, दूसरे को बढ़ा दूं 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, राइट। या मैं पहले वाले को बढ़ा दूं 8 इंटू 2, तब ये 16 हो जाएगा। तो या तो दोनों बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, या दोनों में से कोई एक बढ़ेगा, तब जाके क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो हम 1 बाय 1 इन केसेस को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किसके बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा होगा। तो पहला हम देखते हैं इंक्रीज इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो Z इंक्रीज होता है, और Z क्या इतना इंक्रीज हो जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो देखते हैं इस बात को। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज and this leads to an increase in the number of collision per unit time Z। इसका मतलब है जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब है सारे मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, राइट। और सबके पास जरूरी नहीं है एक जैसी एनर्जी हो। तो हम किसी सैंपल में कैसी बात करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने लगता है, राइट। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने लगता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है
जो अब मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे इन दैट सैंपल, ज़्यादा वेलोसिटी से क्या करेंगे, उस सैंपल में मूव करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। एम तो कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा वेलोसिटी से जब ये मूव करेंगे इन द सैंपल, इन द कंटेनर, तो क्या होता है, इनके नंबर ऑफ कॉलिजन भी बढ़ जाते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जेड बढ़ता है, राइट। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, सीधी सीधी बात है। आप ऐसा भी समझ सकते हो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z या Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब क्या ये इतना बढ़ता है कि रिएक्शन का रेट डबल हो जाए? तो देखिए, ये फाइंड आउट किया गया है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो केवल 3% बढ़ती है जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, दीज आर द एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये फाइंड आउट किया गया है कि जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 3% तक बढ़ जाती है। ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, और देखिए अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3% बढ़ रही है तो जो रिएक्शन का रेट है वो कितना बढ़ रहा है, आपको पता है कितना बढ़ रहा है? देखिए डबल हो जा रहा है। डबल हो जाने का मतलब है 100% इंक्रीज है, राइट। पहले 2 था तो अभी 4 हो गया है, सो द इंक्रीज इज ऑफ 100%। अब इसका क्या मतलब है कि जो 3% इंक्रीज है काइनेटिक एनर्जी में, दैट कैन नॉट अकाउंट फॉर 100% इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जेड भी बढ़ता है, नो डाउट, बट जो जेड में जो इंक्रीज है, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज है 3% का, दैट कैन नॉट अकाउंट फॉर 100% increase in the rate of reaction. It means the increase in collision frequency is not responsible for doubling the rate of reaction, right? तो इसका मतलब है Z अगर responsible नहीं है तो क्या है, क्या F को देखा जा सकता है? ऑब्वियसली बात है, दूसरा ऑप्शन वही बचता है। So therefore an increase in the rate of reaction is not simply due to the increase in collision frequency. जेड में जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम्स नहीं होगा, बढ़ेगा जरूर बट 2 टाइम्स नहीं होगा। तो अभी हमने क्या देखना है, तो जो जेड था वो तो रिजेक्ट हो गया, अभी हमने देखना है एफ को। क्या इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है जब हम टेम्परेचर को ट्वाइस करते हैं, जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं। तो देखिए इफेक्टिव कोलिजन, ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस डू नॉट पोजेस द सेम काइनेटिक एनर्जी, राइट। ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। मान लीजिए ये कोई सैंपल है, राइट, और इसमें कई सारे मॉलिक्यूल हैं ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको पता है ये जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है इट इज़ रैंडम, राइट। कोई किसी भी डायरेक्शन में कोलाइड कर सकता है, मूव कर सकता है, और मूव करने के बाद जब इनका आपस में कोलिजन होता है, मान लीजिए ये 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद अगेन ये कौन किस डायरेक्शन में जाएगा, मान लीजिए ये A था ये B था, कौन किस डायरेक्शन में जाएगा और किस वेलोसिटी से जाएगा हम नहीं बता सकते हैं। तो मान लीजिए A इधर चला गया और जो B है वो इधर चला गया। अगेन देयर इज व्हाट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करते हैं। इसलिए तो कहा गया है दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस डू नॉट पोजेस द सेम काइनेटिक एनर्जी, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि सारे मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और कॉलिजन के बाद वो चेंज हो जा रहा है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जा रहा है, किसी एक की बढ़ सकती है किसी एक की घट सकती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं आफ्टर द कॉलिजन द मॉलिक्यूल ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर, राइट। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था हम बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, राइट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूरा सैंपल की हो जाएगी, मतलब किस मॉलिक्यूल की कितनी है सबकी ले लो,
एवरेज काइनेटिक एनर्जी और उनको ऐड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो ये आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब किस मॉलिक्यूल में कितना एनर्जी होगा उसको समझने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हमने पहले भी पढ़ा था क्लास 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो क्या है, किसी पर्टिकुलर, देखिए हमने क्या कहा कि सारे मॉलिक्यूल की एक जैसी एनर्जी नहीं होती है, अलग अलग हो सकती है, बट कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिनकी एक जैसी एनर्जी हो सकती है। मान लीजिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, ये एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए इसकी 2 किलो कैलोरी एनर्जी है या 2 जूल, जो भी आप लेना चाहिए यूनिट समझने के लिए। इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है, राइट, इसकी 1 है, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत छोटा ही सैंपल लिया है, बट एक्चुअल में अगर आपके पास 1 मोल भी सैंपल होगा तो आपको पता है कितने पार्टिकल होने वाले हैं उसमें, 6.022 इंटू 10⁻23। सो दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर, राइट, बहुत बड़ा नंबर है। तो इतने बड़े सैंपल में कई मॉलिक्यूल के सेम नंबर भी हो सकते हैं। या एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में मान लीजिए 100 स्टूडेंट अपीयर हुए, तो 100 स्टूडेंट अपीयर हुए तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके हो सकता है 50-50 मार्क्स आ जाएं, कई सारे स्टूडेंट के ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 99 या 100 आउट ऑफ 100 आ जाएं, और बहुत कम ऑन एन एवरेज ऐसे भी होते हैं जिनके 0, 1, 2 ऐसे मार्क्स आएँ। तो कई सारे स्टूडेंट ज़्यादातर आपको मिलेंगे जिनके सेम मार्क्स होते हैं, मतलब 40 काफ़ी लोगों ने स्कोर किया, 33 काफ़ी लोगों ने स्कोर किया। तो ये हमने जो समझा है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। कोई पर्टिकुलर एग्जाम जब आप देते हैं तो कितना स्कोर आप लोग करते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क। इन द सेम वे हम क्या देखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो ये कर्व जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ हम प्लॉट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। बहुत ध्यान से इस कर्व को समझने की जरूरत है। ऑन द एक्स एक्सिस वी आर प्लॉटिंग द काइनेटिक एनर्जी, राइट, और वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद काइनेटिक एनर्जी ई। मतलब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 है, तो 0 लगभग किसी की नहीं है। यहाँ 5 है, यूनिट है, कोई भी यूनिट है, तो 5 यूनिट में कितने मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास 5 यूनिट काइनेटिक एनर्जी है। इसको सीधा लाइन आपको खींचना है, ये सीधा नहीं दिख रहा है फिर भी मैं खींच लेता हूँ, राइट। तो 5 यूनिट कितने पास होगी, सीधा खींच लेना है, तो ये जो नंबर आएगा ये 5 यूनिट बताएगा। ऐसे आप देखिए 10 यूनिट किसके पास होगी, तो सीधा लाइन खींचिए, 10 यूनिट किसके पास होगी। ऐसे आप देखिए 15 यूनिट किसके पास होगी, इसके पास। 20 यूनिट कितने के पास होगी, इतने के पास, ठीक है, 20 यूनिट। फिर उसके बाद कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दैट पर्टिकुलर एनर्जी। एनर्जी की तो वैल्यू बढ़ रही है, तो हमने कहा 20, ये 20 मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, राइट। 20 के बाद 25 कितने के पास होती है, थोड़ा कम हो गया। 25 के बाद 35 किसके पास होती है, थोड़ा और कम हो गया। यहाँ फ्रैक्शन वाई एक्सिस में देखिए वैल्यू कम हो रही है, एक्स एक्सिस में बढ़ रही है। 45 किसके पास है, और कम हो गया, और कम हो गया। 45 के बाद 50 किसके पास है, और नंबर कम हो गया, राइट। 50 के बाद मान लीजिए 60 किसके पास है, 60 यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, वो नंबर और भी कम हो गया। तो इस कर्व से हम लोग ये समझे हैं, आप बड़े ध्यान से इसको देखिए, कि जैसे जैसे एनर्जी का वैल्यू बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ रहा है, पहले तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके पास वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बाद में वो क्या हो जा रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद कम हो जा रहा है। आपने कोई भी सैंपल आप लीजिए, आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें अगर आप सारे बच्चों के मार्क्स को देखेंगे और प्लॉट करेंगे तो लगभग आपको ऐसा ही कर्व मिलेगा। उसको कैसे हम समझते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 0, बहुत कम 1, 2 ऐसे मार्क्स आते हैं, और बहुत कम बच्चे ऐसे भी होते हैं 98, 99, 100 ऐसे मार्क्स आते हैं, 100 आउट ऑफ 100। ज़्यादातर बच्चे आपको मिलेंगे 30 और 60 वाले रेंज में, इस बीच में मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट हम वैसा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 20 वाला वैल्यू हमने कहा था, जो 20 हमने देखा था ऑन द एक्स एक्सिस, अब मैं इसको बाकी को मैं मिटा दे रहा हूँ। ये जो वैल्यू है 20 एनर्जी, ये एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, बड़े ध्यान से हम लोगों को समझना है।
ये एनर्जी एक इंटरमीडिएट वैल्यू है, बट दिस इज पोजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, मोस्ट नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। तो इसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, राइट, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाता है जिनके पास वो एनर्जी होती है। तो एग्जैक्टली वही बात है जो हम एग्जाम के मार्क्स में देखते हैं, ठीक होगा। अब यहाँ पर सब इसका क्या मतलब है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐसे हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिनके पास 20 यूनिट क्या है, एनर्जी है। अब देखिए हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली क्योंकि हमने पढ़ा है कोलिजन थ्योरी, और हमने पढ़ा है कि रिएक्शन को पूरा होने के लिए दो बैरियर होते हैं, एक होता है एनर्जी बैरियर और एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। तो ये जो कर्व है वो एनर्जी बैरियर को शो कर रहा है, उसका रिलेशन है एनर्जी बैरियर से, एग्जैक्ट नहीं पर रिलेशन है। अब देखिए अगर आप कर्व में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट दिखाई दे रहा है ऑन द एनर्जी एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। मतलब डजंट मैटर कितने मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, बट वही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा जिसके पास इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी। हमने क्या कहा था, ये 0 है, ये 20 है, और इसको हम मान लेते हैं 60, राइट। ये 0, ये 20, और इसको हमने मान लिया 60। तो 60 यूनिट से ज़्यादा जिन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगा वही क्या करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होंगे। उसके कम जिन भी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगा दे विल नॉट रिएक्ट, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, द ब्लू एरिया शोज द proportion of particles in the sample that have enough energy to react। हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला बैरियर, तो उस थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कुछ रिलेशन है, हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है। और देखिए जो यहाँ से लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ये पूरा व्हाइट वाला, द व्हाइट एरिया shows the proportion of particles in the sample that do not have enough energy to react। सिंपल यही बात है। अगर किसी एग्जाम में मान लीजिए पासिंग मार्क्स कितना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, पासिंग मार्क्स रख दिया 60%, ठीक होगा। तो 60% से ऊपर जिनके भी मार्क्स आएंगे वही क्वालिफाई करेंगे, उससे नीचे नहीं करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो कम ही लोग क्या कर पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास मान लीजिए 40%, सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 40% मार्क्स हैं, सो दे आर नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। यही यहाँ पर भी है, मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब इसको थोड़ा और आगे हम पढ़ेंगे। देखिए अब ऐसी रिएक्शन, फॉर रिएक्शन हैविंग लो वैल्यू ऑफ EA देयर विल बी लार्जर फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विच प्रोड्यूस इफेक्टिव कोलिजन एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है दोस्तों, ये अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। मान लीजिए एक रिएक्शन ऐसी है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है 60 यूनिट। तो आप देखिए 60 यूनिट कितने मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, तो आपको वाई एक्सिस देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग दैट पर्टिकुलर एनर्जी। तो मान लीजिए यहाँ 10 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है का मतलब मान लीजिए वो 40 यूनिट है, तो ऐसा पीछे कर लिया हमने। अब 40 यूनिट अगर आप देखेंगे कितने पार्टिकल के पास एनर्जी है, तो यहाँ तो बढ़ गया नंबर, तो ये हो गया 20। तो देखिए जैसे जैसे क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज इंक्रीजिंग, इसलिए वो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उनका नंबर बढ़ जाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसका रेट बढ़ जाएगा जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, ठीक है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। पहले हमने कहा था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60% कट ऑफ है, ठीक है, तो कुछ कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं। अब मान लीजिए कुछ पॉलिसी, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी या कोई और तरीके से उस कट ऑफ को 40% ले आया उसी एग्जाम के लिए, या तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो सीधी सी बात है जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। इसलिए मैंने कहा फॉर रिएक्शन हैविंग लो वैल्यू ऑफ EA, लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी,
there will be larger fraction of colliding molecules which produce effective collision, and hence the rate of reaction will be high. So we can conclude, we can sum up the thumb rule that the lower is the activation energy, the higher is the rate of reaction. या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, और अभी इस बात को डिटेल में समझेंगे. तो अगर on the other hand if the values of EA for a particular reaction is high, then only a few collision will be sufficiently energetic to give the product, while other collision will be ineffective, thus the reaction will proceed very slowly. इसका क्या मतलब है, जो हम पहले कह रहे थे 60 यूनिट अगर एक्टिवेशन एनर्जी है, उस 60 यूनिट को मैं बढ़ा के 80 यूनिट कर दूंगा, तो और कम मॉलिक्यूल क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, और कम मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होगी दैट दे वुड बी एबल टू अंडरगो इफेक्टिव कॉलिजन, और रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा. हम ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं. यहाँ हमने कहा 60 यूनिट है, अब हम एक्टिवेशन एनर्जी किसी दूसरी रिएक्शन के लिए बढ़ा दें, तो मान लीजिए ये 80 यूनिट हो गया. यहाँ मैं लिख देता हूँ 80 यूनिट हो गया. तो 80 यूनिट वाले देखिए मॉलिक्यूल और भी कम हो गए. आपको नंबर कहाँ देखना है, वाई एक्सेस पे, और एनर्जी की वैल्यू कहाँ देखनी है, एक्स एक्सेस पे. मान लीजिए ये 5 हो गया. तो सीधी सी बात है, द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, द लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी. राइट. अब हमने ये समझना है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होता है. जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बाय 10 डिग्री सेल्सियस तो क्या होता है. देखिए, तो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दैट पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी. जो हमने ऊपर प्लॉट किया था ग्राफ, बिल्कुल वही है. उसको प्लॉट किया है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर. ठीक है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको प्लॉट किया गया है. तो पहले आप देखिए 20 डिग्री सेल्सियस, जो आपको ये लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो पहला कर्व है ये 20 डिग्री सेल्सियस में आप देखिए ये कैसे कर्व है. राइट. तो इसमें भी आपको वही बेल शेप कर्व मिलता है कि बहुत कम मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं कि जो क्या है आपके क्वालिफाई करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इससे आगे हैं जो क्या करता है, इतने ही मॉलिक्यूल हैं जिनके पास क्या है, वो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं आफ्टर द कॉलिजन. ये है. ठीक है. अब जब हम इसको 10 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ा देते हैं टेम्परेचर और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है. ये वाला ग्राफ मिलता है. ठीक है. तो इस ग्राफ में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको क्या है, देखिए आपको यहां क्या करना, यहां देखिए आपका वो बढ़ गया. क्या बढ़ गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दैट सर्टेन मिनिमम अमाउंट एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी दोनों एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है, बट उनमें रिलेशन है, हम आपको बताएंगे. पर दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. तो आप कुछ भी समझ लीजिए फिलहाल के लिए. तो देखिए, जब हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो उस ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के बाद जब आप क्या करते हैं, दोबारा से ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दैट सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो बढ़ गया है. तो पहले के कंपैरिजन में वो बढ़ गया है. तो और वो ऑलमोस्ट कितना बड़ा है, डबल. पहले मान लीजिए ये 5 था, तो ये लगभग दुगना है. यहाँ एग्जैक्टली नहीं, इसलिए हमने कहा अप्रॉक्सीमेटली. तो ये ऑलमोस्ट 10 है. तो यहाँ देखिए वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास वो सर्टेन काइनेटिक एनर्जी थी वो बढ़ गई है. पहले कैसे थी, पहले इतना था केवल जो पहले वाला पोर्शन था वो इतना था. ठीक है, जो दूसरे कलर में दिखाया गया है, और बाद में वो रेड वाला हो गया. तो जस्ट डबल हो गया. तो सीधी सी बात है ये है कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल जिनके पास वो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जो हमने कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था एनर्जी बैरियर, वो डबल हो जाता है. इसीलिए क्या हो गया, नंबर
और इसलिए क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो ये कर्व बड़े ध्यान से आप देखिए, समझिए इसको, चाहो तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो हम क्या कंक्लूड करते हैं, सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी हैज इंक्रीज्ड अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स, जो मैं कह रहा हूं आपको, एंड देयर बाय increases the rate of reaction 2 times for a rise of 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या मतलब है, जो हम कह रहे थे रेट इज इक्वल टू होता है F इंटू जेड। तो हमने Z वाला फैक्टर पहले ही रिजेक्ट कर दिया था कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से जो Z बढ़ेगा दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मतलब F में वो इंक्रीज हो रहा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर approximately 100% increase in the rate of reaction. Thus, the increase in the rate of reaction with the rise in temperature is mainly due to the increase in number of effective collision. Rate is equal to F into Z. तो F जो है वही बढ़ रहा है जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे रहे हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, या हम ऐसा भी कह सकते हैं फॉर 100% इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस इक्वेशन, राइट। तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या है दोस्तों, K इज इक्वल टू ए E टू द पावर माइनस EA ओवर RT। ठीक है, K क्या है, यहाँ क्या है, K तो आपको पता है K है रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए, और रेट कांस्टेंट का मतलब है इट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एक बात है। दूसरी बात, जो A है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं आर्हीनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, and it is specific to a particular reaction and related to the number of successfully oriented collision। मतलब अभी इससे पहले तो हमने एनर्जी की बात की, दूसरा हमने क्या कहा था, हमने दूसरा कहा था ओरिएंटेशन बैरियर भी तो एक होता है, राइट। ओरिएंटेशन बैरियर भी एक होता है। द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, देन ओनली दे विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक होगा। तो यहाँ पर जो A है वो उसी को बता रहा है, क्या बता रहा है, इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सक्सेसफुली ओरिएंटेड कॉलिजन। E क्या है, एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ये मैथ्स वालों को पता है, एक फंक्शन है, राइट। जैसे आपका लॉग में हम क्या करते हैं, लॉग में जब हम देखते हैं, मान लीजिए log 5 है तो log 5 में यहाँ बेस में 10 होता है, ठीक होगा। और जब हम ln पढ़ते हैं, ln 5 का मतलब है यहाँ बेस में क्या है, E है, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा हमें जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको ln को log में कन्वर्ट करना आना चाहिए बस, ठीक है। EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R है वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है आपका टेम्परेचर। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन में हमने क्या कहा, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा और ध्यान से हम समझते हैं, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। हमने क्या कहा, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को पूरा होने के लिए जो रिएक्टेंट हैं उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी ही चाहिए, राइट। उनके पास क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो रिएक्टेंट क्या नहीं होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो रिएक्टेंट क्या नहीं होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो कितनी एनर्जी है, नेचुरली कुछ ना कुछ तो एनर्जी सब पार्टिकल के पास होती है, राइट। तो उसके पास जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसको हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यह है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको मैं ET लिख देता हूं मान लीजिए। तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो है पार्टिकल के पास, तो उसको मैं लिख लेता हूं EAV। EA एक्टिवेशन एनर्जी होता है, AV लिखने से आप समझिए एवरेज, ठीक हो गया। तो कितनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, सवाल सुन लीजिए।
अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। तो हम तब की बात कर रहे हैं जब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आप क्या कीजिएगा, तो अगर आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आपको कम से कम उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसकी जो अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। तो जो मिनिमम एनर्जी हमने देनी है उसी को हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जितना कम एनर्जी हमने देना है कि वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी में ऐड होके किसके बराबर हो जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, उसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसका क्या मतलब है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, इसमें दे दूँ एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ई थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू ई एवरेज प्लस ई एक्टिवेशन। ये रिलेशन है दोस्तों, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या था? द एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। यही तो है, वही क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। मान लीजिए एक और तरीके से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी एग्जाम में, जो जनरली हम एग्जाम देते हैं, उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 33% है, ठीक है। अब कोई बच्चा एग्जाम हॉल में अपने से बैठा है और वो 28% ही उसने किया, मतलब वो 28 मार्क्स लाया आउट ऑफ 100, तो क्या वो पास हो पाएगा? नहीं। तो उसको 5 मार्क्स के लिए जो अगल बगल जो कैंडिडेट बैठे हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी, और जैसा लेता भी है, मैं केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, राइट। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बगल वालों से मिलेगी, राइट। तो वो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, अगर उसको मिल जाएगी तो वो क्या करेगा? क्लास चेंज कर देगा, मतलब पास हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो जितना ज़्यादा ये गैप होगा उतना मुश्किल हो जाएगा, मतलब उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी कम होगी उतना मुश्किल होगा उसका पास होना। मान लीजिए वो 28 की जगह 20 लाता है तो 13 मार्क्स उसको इधर उधर से करने पड़ेंगे। मुश्किल काम है पहले के कंपैरिजन में। अब अगर 15 लाता है तो और मुश्किल है, 10 लाता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जितना कम एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल्स का, उतना मुश्किल उसका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा, मतलब उतनी ज़्यादा उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। और अगर उतनी मिलती है तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा, और अगर नहीं मिलती है तो नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो मैंने आपको ये रिलेशन बता दिया था दैट ई थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू ई एक्टिवेशन प्लस ई एवरेज। अब आप देखिए दोस्तों कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो रेट कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन, वो हमने क्या किया? ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, ठीक है। अब इनका लॉग ले लीजिए दोनों साइड। तो लॉग आपको पता है कैसे होता है। मान लीजिए मैं यहाँ लॉग लेता हूँ के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। तो जब हम लॉग लेंगे दोस्तों तो क्या होगा? ln पहले ले लेते हैं, तो ln k इज इक्वल टू हो जाएगा ln, इसको पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, a इंटू ए टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। तो आपको पता है जो फॉर्मूले लॉग में लगते हैं वही ln में भी लगते हैं। तो ये दो नंबर हैं यहाँ a और b, तो log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस b। तो मैं इसको लिख लेता हूँ ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। बहुत आसान, ठीक होगा। अब आपको पता है लॉग में क्या होता है, लॉग ए टू द पावर बी होगा तो ये बी आगे आ जाता है, पावर में जो भी होगा वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा देखिए, ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी, ये पूरा आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए ओवर आर टी, और ये हो जाएगा ln e, ठीक होगा। अब ध्यान रखिए मैंने आपको क्या बताया था, ln में बेस में e होता है जो लिखा नहीं है, तो ये है, लिखते नहीं है उसको जनरली। जैसे अगर मैं आपको कहूँ log 10 की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहेंगे 1,
कैसे 1 होती है वो समझिए, क्योंकि log के बेस में 10 होता है, तो ये जो log a बेस b है उसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, log 10 ओवर log 10, तो इसलिए ये 1 हो जाता है। इन द सेम वे ln e है, तो बेस में तो e है ही है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ln e ओवर ln e, तो ये हो जाएगा 1। ठीक होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये तो पूरा 1 हो गया, तो हमारे पास आ गया ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e ओवर आर टी, ये इक्वेशन आ गई। अब आपको बहुत आसानी से पता है कि log ln को log में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ln को log में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस e ओवर आर टी हो जाएगा। अब आप देखिए पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log k इज इक्वल टू log a, और यहाँ देखिए e ये पूरा इधर आएगा डिनोमिनेटर में, e a ओवर 2.303 r इंटू 1/t। तो ये एक इक्वेशन आ गई, आर्हेनियस इक्वेशन का ही एक फॉर्म है ये। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को प्लॉट करना चाहोगे, इससे पहले हमारे पास क्या था, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e ओवर r इंटू 1/t। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा, ये एक कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो हम 10th में पढ़ते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या है पहले वो देखिए। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो क्या k चेंज होता है, ऑब्वियस सी बात है चेंज होता है। ठीक है, तो t और k वेरिएबल हैं, क्या a वेरिएबल है, नहीं, वो तो कांस्टेंट है। क्या EA वेरिएबल है, नहीं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो कांस्टेंट है, और r तो है ही कांस्टेंट। तो जब आप इस रिएक्शन को प्लॉट करोगे तो आप देखिए यहाँ वेरिएबल है 1/t और k, तो ln k, तो हमने उसी को प्लॉट किया है, ln k और 1/t। ठीक हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट कितना आएगा आपका, ln a, ये इंटरसेप्ट आ गया यहाँ से यहाँ, और क्योंकि माइनस है तो इसलिए स्लोप आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ स्लोप आ गया माइनस EA ओवर r। अगर आप ln की जगह में log k को प्लॉट करते हो अगेंस्ट 1/t, तो ये क्या आ जाएगा, स्लोप माइनस EA ओवर 2.303 r। तो इस तरीके से ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द आर्हेनियस इक्वेशन, राइट। एक और अल्टरनेटिव फॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वो हम देखते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, हमने जो फॉर्म देखा है वो देखा है, मैं एक बार लिख लेता हूं, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA ओवर 2.303 r इंटू 1/t। ये क्या है, अब मान लीजिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम इसको प्लॉट करते हैं। तो टेम्परेचर एट टेम्परेचर T1 मान लीजिए रेट कांस्टेंट है K1, एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट है K2, तो दो बार इसकी वैल्यू रखेंगे। log K1 इज इक्वल टू log A, तो वही रहेगा, EA ओवर 2.303 r भी वही रहेगा, 1/T1 हो जाएगा। और ऐसे ये हो जाएगा log K2 इज इक्वल टू log A, EA ओवर 2.303 r 1/T2। अब आप क्या कीजिए, 2 में से 1 को लेस कीजिए, तो ये हो जाएगा log K2 ओवर K1, log A से log A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। जब आप वो करेंगे माइनस करेंगे 2 में से 1 को, तो उसको पहले ले आइए, तो ये हो जाएगा EA ओवर 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो हमारे पास हो गया log K2 माइनस K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए T1 T2, तो ये क्या हो जाएगा, log K2 ओवर K1, ये हो जाएगा EA ओवर T2 EA इंटू T2 माइनस T1 ओवर 2.303 r T1 T2। r आपका पता है गैस कांस्टेंट है, और जूल में इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन हमारे पास है जो आपको बहुत काम आने वाला है आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, तो आप इसको देखिए, बार बार देखिए, और इन केस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 7th ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। 1-2 पार्ट इसमें और बचे हैं।
So thank you very much for watching this video. Thank you.